नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं करंट अफेयर का। कल वाला जो वीडियो था आप लोगों ने बहुत उसे समर्थन दिया, आपको अच्छा लगता है हम लोगों की मेहनत गुरुकुल परिवार के, तो आप लोग लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नोट करके रहिए, उस पर रिलेटिव जो भी डाटा बताया जाता है आप लोग उस पॉइंट को लिखते रहना। ऑफलाइन बैचों में गुरुकुल एकेडमी के बहुत ही जल्द आप लोगों को सीजीएल मेंस का बैच मिल रहा है, क्योंकि नया पैटर्न है दोस्तों। आप लोग उसकी इंक्वायरी ऑफिस जाकर ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोबाइल के फ़ोन के जरिए आप लोग इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन 14 से 15 दिसंबर के बीच के रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, आज 10 क्वेश्चन की अपेक्षा 14 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट या आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके सामने हम लाते रहेंगे, इसलिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, दिसंबर 2022 में जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है। दोस्तों आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल ये नहीं पूछते हैं कि किसने शपथ ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ये नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं दोस्तों कि उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, आप देखो यही क्वेश्चन है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली उन्होंने, अभी हाल ही कब, एक दो दिन पहले। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब इनसे रिलेटेड पूछ लिया, सेवानिवृत्ति पूछ ली या फिर इनका रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। देखो सबसे पहली बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय, दोस्तों दो न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों हम लोग देखते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय, देखो दोस्तों अगर आपसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें सेवानिवृत्ति पूछी है तो उच्चतम न्यायालय में दोस्तों 65 वर्ष होती है, लेकिन यही उच्च न्यायालय में दोस्तों चेंज हो जाती है, यहाँ होती है 62 वर्ष। ठीक दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कितनी होती है 65 वर्ष, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष होती है। इसलिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए इसे नोट जरूर कर लेना। उच्चतम न्यायालय को संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन दिया गया है, जिसका उच्चतम न्यायालय से, और अनुच्छेद कब से कब तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, कब तक, देखो उच्चतम न्यायालय के वर्णन संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में, अध्याय 4 में, और अनुच्छेद से पूछ लिया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका, उच्चतम न्यायालय का वर्णन दिया गया है। ठीक दोस्तों, उच्च न्यायालय से अगर आपसे पूछ लिया जाए किस भाग में, बताइए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भाग 5 में है, उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो भाग 6 से रिलेटेड है। किससे, भाग 6 से। और इसका अध्याय पूछ लिया जाता है, भाग 6 के अध्याय 5 से रिलेटेड है। और अनुच्छेद कब से कब तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, कब से कब तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक का दिया गया है। देखो क्या क्या पूछा, अनुच्छेद 124 में ये साफ प्रावधान है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, किसमें, 124 में, और 214 में भी ये प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक अपना उच्च न्यायालय होगा। क्या पूछा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड थे इसके एज का बता दिया, किस भाग में पढ़ता है, किस अध्याय में पढ़ता है, और इसके अनुच्छेद किससे किससे रिलेटेड हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका क्या हुआ, हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता को जज के रूप में शपथ दिलाई है, किसने दिलाई है, दिया है DY चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें क्रम के CJI हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश। पूछ लिया जाता है किसने शपथ दिलाई, तो DY चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें क्रम के CJI हैं दोस्तों। इसका आंसर हो गया दोस्तों B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अरब के किस देश ने अपने पहले चंद्रयान मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों हाल ही में
संयुक्त अरब अमीरात ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 से, किससे? संयुक्त अरब अमीरात ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 से, जो कि कहाँ का, यूएसए का, से प्रक्षेपण किया। किसका? यूएई का, मतलब संयुक्त अरब अमीरात का पहला चंद्रयान। कौन सा? पहला चंद्रयान। किसका नाम क्या है? राशिद। आपसे पूछा दिया जाएगा कि हाल ही में अरब के संयुक्त अरब अमीरात देश ने अपना पहला चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा। किस नाम से भेजा? राशिद नाम से। क्योंकि मोहम्मद सुल्तान राशिद अंतरिक्ष केंद्र से इसका निर्माण हुआ। किससे? मोहम्मद सुल्तान अरब अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक दोस्तों, तो क्या आंसर हो गए? सी आंसर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत ने अब तक कितने चंद्रयान भेज चुका है? भारत 2 चंद्रयान। लास्ट वाला चंद्रयान 2 भेजा था 22 जुलाई 2019 को। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जिसने अभी तक सफलतापूर्वक अपना चंद्रयान मिशन भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन से भारत की वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को, वो भी 6वीं वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कहाँ से? नागपुर रेलवे स्टेशन से। पूछ लिया जाता है किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? नागपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र से। किसलिए चर्चे में है? अभी हाल में ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक? बिलासपुर से लेके नागपुर तक। ठीक है, बिलासपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। नागपुर महाराष्ट्र में। मतलब 6वीं वंदे एक्सप्रेस ट्रेन जो है बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई गई। पूछा गया है कि 2 शहरों में पहली वंदे भारत, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन 2 शहरों के बीच, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच या 2 राज्यों के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चालू की गई है। इसकी स्पीड जो होती है 160 किलोमीटर पर घंटा। ठीक दोस्तों, पहली जो चलाई गई थी न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। देखो, पहली ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा, पहली ही पूछी जाएगी। लास्ट इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि जो चर्चा में होती है। प्रधानमंत्री ने 75 साल स्वतंत्रता 1947 में 75वें जो काल मनाया जा रहा है साल, उसमें 75 ट्रेन चलाने की बात की गई। लेकिन रेलवे ने 2024 तक 100 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का बोला है। कितनी? 100 वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को बोला है। कौन सी? अभी 6वीं। कहाँ से? नागपुर रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जिस पे सिर्फ पहाड़ों पे बनी हुई फिल्में ही दर्शाई जाती है, उसका एक समूह। ये फिल्म फेस्टिवल दोस्तों, काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित है? नेपाल में। और कब से कब तक? 8 से 12 दिसंबर। इसमें लगभग स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, हिंदी, अल्बानिया
आदि कई फिल्में, कई भाषा की फिल्में, ये लगभग कुछ लिख दिए नाम भाषा के, लगभग कई भाषा की फिल्में, लगभग 55 फिल्में दर्शाएंगी। किस फिल्म? काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल में। इसमें वही फिल्में दर्शाई जाती हैं जो पहाड़ों से रिलेटेड हों, पहाड़ों की समृद्धि के ऊपर या पहाड़ों की विविधता के ऊपर दर्शाई गई हैं, जिसका विवरण दिया गया वही फिल्में। इसलिए भारत की एक हिंदी फिल्म जिसका नाम था आईना, क्या था दोस्तों? आईना। ये फिल्म इस फेस्टिवल में दर्शाई गई, दिखाई गई दोस्तों। पूछ लिया जाता है कौन सी फिल्म दिखाई गई हिंदी की, तो आईना नाम है उसका। कौन सा संस्करण हुआ? 20वां संस्करण। 2000 से कंटिन्यू इसका, अभी 2 साल कोविड चक्कर नहीं हो पाया है। कौन सा? ए ऑप्शन हो गया। जो भी पहाड़ों पे फिल्म बनाई गई है उसका ही निर्देश दिखाई जाती है दोस्तों। स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, हिंदी आदि कई भाषा की लगभग 55 फिल्में दिखाएंगी। कब से कब तक? 8 से 12 दिसंबर के बीच में, और इसका 20वां संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया को किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया? हाल ही में दोस्तों आपने न्यूज में सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? गोवा में। अब आप गोवा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, आप गोवा में किया तो आप आंसर लगा ही लेंगे। गोवा में किया है तो मनोहर पार्कर, जो वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले कुछ पहले इनका देहांत हो गया था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोपा इंटरनेशनल किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा संबंधित है। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया, तो मोहन पारिकर के नाम पे रखा गया। और ये पूछ लिया किसने उद्घाटन किया इसका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कई क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए नोट करके चलना। हकुतो आर मिशन का संबंध किस देश से है? देखो अभी हाल ही में आर मिशन जापान के अपने स्पेस कंपनी है, जो स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस ने स्टार्टअप कंपनी है, इसने अपने लूनर मून मिशन के अंतर्गत एक भेजा है जिसका नाम M1 रखा है। ठीक, लूनर मून मिशन के अंतर्गत M1 भेजा है। किसने? जापान की एक स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस ने। तो इसका संबंध किससे है? जापान से दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे साइंस या रक्षा रिलेटेड, वो एक दो लाए हैं हम आपके सामने। 4 वन लाइनर हैं। पहला है, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के पहले बैच को वायुसेना में शामिल किया है का नाम है। इसका नाम दोस्तों है प्रचंड। किसने दिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये लगभग लड़ाकू विमान, वायुयान जो भरने सामान होता है 5000 ऊपर तक ले जा सकने में सक्षम है दोस्तों। इसका नाम क्या है? प्रचंड। और किसने नाम दिया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी ने। ठीक दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, नाम पूछा है और इसका किसने नाम दिया ये भी पूछ लिया जाता है, तो राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह क्या है इस समय भारत सरकार में? रक्षा मंत्री। दूसरा पॉइंट दिया है, नासा द्वारा किस वर्ष में शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन, एक तो सबसे बड़ी बात शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है, का अध्ययन करने हो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में दोस्तों। कब किया जाएगा? नासा कहाँ के? यूएसए के अंतरिक्ष, जैसे यहाँ पे इसरो है वहाँ पे नासा है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, चीन द्वारा हाल ही में किसके अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू फर्स्ट का लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात आपसे पूछ लिया जाएगा क्वाफू फर्स्ट क्या है, या क्वाफू फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है?
तो किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? चीन द्वारा। और कॉफी फर्स्ट क्या है? ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा? चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम दिया? कॉफू फर्स्ट। जो भी पूछा जाए किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? चीन द्वारा। किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। और नाम क्या है सूर्य के अध्ययन के लिए जो चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? कॉफू फर्स्ट। ठीक दोस्तों। फोर्थ इसका पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? नाम है परम कामरूप। क्या नाम है दोस्तों? परम कामरूप। कई तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस गुवाहाटी में उद्घाटन किया? IIT गुवाहाटी में। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्या नाम दिया उसका? परम कामरूप। चलते हैं नेक्स्ट। सिद्रा अमीन का संबंध किससे है दोस्तों? सिद्रा अमीन अभी हाल ही में चर्चित रहे हैं क्योंकि इनको ICC ने नवंबर माह का वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। ICC प्रत्येक महीने जो भी महीने उस महीने के दौरान अच्छा खेल दिखाता है या अच्छा रिकॉर्ड बनाता है उसके ट्रॉफी या उसके अनाउंस करता है। क्या नाम? वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से। किसे? सिद्रा अमीन को। तो आप समझ ही होंगे कि ये क्रिकेटर है, महिला। दोस्तों सिद्रा अमीन को ये कहाँ के क्रिकेटर? पाकिस्तान। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, ये तो आपको वुमेन का, अगर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ लिया जाए, मेंस का ICC ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? तो जोस बटलर को। जैसे किसे? जोस बटलर को दोस्तों। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर आपको अक्टूबर की बात की जाए दोस्तों, अक्टूबर में मेंस में विराट कोहली को मिला। किसे? विराट कोहली को। और वुमेन में निदा डार को मिला। किसे? निदा डार को, जो पाकिस्तान की खिलाड़ी है। ठीक, इससे पहले की याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि करंट महीने की ज़्यादा ज़रूरी होती है और भारत की, इसलिए सितंबर की भी देख लीजिए दोस्तों। सितंबर 2022 में वुमेन में ज़रूरी है याद करना आपको, वुमेन में, क्योंकि भारतीय महिला कप्तान जो हरमनप्रीत कौर। ठीक दोस्तों, इन्हें मिला है किसका? सितंबर 2022 का। इसलिए किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखो मध्य प्रदेश में इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक दोस्तों? 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? 8 शहरों में। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक दोस्तों 8 शहरों में आयोजित होगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आयोजित होगा दोस्तों। दूसरा सी ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों, इंदौर। इंदौर में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाएगा। कहाँ पे? इंदौर में अप्रवासी दिवस। अप्रवासी दिवस इस समय 2 वर्षों में एक बार, जबकि शुरुआत जब इसकी हुई थी तब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। माने अप्रवासी भारतीयों के विकास के योगदान में महत्व को दर्शाना इसका विशेष मतलब था। महात्मा गांधी
9 जनवरी को लौट के भारत आई थी, इसी उपलक्ष्य में से 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो है ये अप्रवासी दिवस, कौन सा अप्रवासी दिवस पूछ लिया जाए तो 17वां होगा। पिछली बार 16वां ऑनलाइन मोड पे वर्चुअल तरीके से मनाया गया दोस्तों। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, क्योंकि उस समय कोविड का काल था दोस्तों। कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है। गोवा में डी ऑप्शन जो दिया है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल, अभी आपसे पूछ लिया जाए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, गुजरात में अक्टूबर के दौरान हुए हैं। उसका अलग से चर्चा करेंगे कभी दोस्तों। गोवा, ठीक है। लखनऊ में, मतलब यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अब की बार कहाँ होगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से डॉक्टर ओगीरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? ए ऑप्शन दिया है दोस्तों व्यास सम्मान 2021, बी ऑप्शन दिया है सरस्वती सम्मान 2021, सी ऑप्शन दिया है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार, डी ऑप्शन दिया है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022। दोस्तों पहला ऑप्शन व्यास सम्मान 2021 मिला है महाबली नाटक के लिए। किसके लिए? महाबली नाटक के लिए दोस्तों। किसे? असगर वजाहत को। असगर वजाहत को किस लिए? इन्हें व्यास सम्मान 31वें के लिए मिला है और सन 2001 के लिए। सरस्वती सम्मान की बात कर लें दोस्तों तो ये भी 31वां पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा को। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश से हैं, गोरखपुर से इनका संबंध है। ठीक दोस्तों, इन्हें भी मैं तो यहाँ हूँ, नाटक के लिए इन्हें भी सम्मान मिला है। ठीक दोस्तों, सी ऑप्शन जो है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार, ये 25वां पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। किसे दिया गया? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। किसे दिया गया दोस्तों? वेंकैया नायडू दिया गया। तो अब 3 ऑप्शन है नहीं, डी ऑप्शन जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022। ये दोस्तों 1977 में पहली बार किसके याद में? जमनालाल बजाज के याद में। वो भी महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी और दत्तक पुत्र थे। उनके याद में कब चालू किए गए? 1977 में चालू किए गए। कौन सी सरकार थी पूछ लिया जाए तो मोरारजी देसाई की सरकार ने ये निर्णय लिया था। कब से? जमनालाल फाउंडेशन द्वारा ये दिया जा रहा है। कितने श्रेणियों में दोस्तों? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी एक श्रेणी जो है ये भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए है। यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट भी कर लेना दोस्तों। किसे मिला ये पुरस्कार? ये 2 लोगों, ये कहाँ के हैं? लेबनान के हैं, डॉक्टर ओगीरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को मिला। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, एक चिन्ह दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद का इनाम दिया जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ए ऑप्शन दिया है 14 दिसंबर, बी 14 नवंबर, सी 14 जून और डी 4 फरवरी। ए ऑप्शन सही है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी जरूरी है। तो एडुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। ठीक है, एडुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। इसके 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। ठीक दोस्तों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। इसका आंसर क्या है? 14 दिसंबर दोस्तों। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन, ए ऑप्शन दिया है मेघना अलाहावत, बी ऑप्शन पीटी उषा, सी ऑप्शन युवराज सिंह, डी ऑप्शन मनिका बत्रा। ए ऑप्शन मेघना अलाहावत को, इन्हीं को चुना गया है किसका? टेबल टेनिस का, TFFI का नए अध्यक्ष के तौर पर। बी ऑप्शन दोस्तों दिया गया है पीटी उषा को। इन्हें ओलंपिक संघ समिति का, अभी भारतीय ओलंपिक संघ समिति का आयोग का अध्यक्ष, प्रथम महिला के तौर पर इनको चुना गया है। इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम के? पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सी ऑप्शन युवराज सिंह। युवराज सिंह को हाल में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, किसका? डस्टिन T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक, डस्टिन T20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनिका बत्रा को भी अभी हाल ही में एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसे? मनिका बत्रा को। जितने भी फैक्ट बताए जाए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए नोट जरूर कर लेना। हाल ही में किस राज्य को टीवी नियंत्रक कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य को इसके लिए सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन दोस्तों इसका है हरियाणा। हरियाणा में एक, उत्तर प्रदेश में वन स्टेट वन प्रोडक्ट चलाई जा रही है। हरियाणा में एक उत्पाद एक ब्लॉक नाम से, और दूसरी एक योजना चलाई जा रही है चिराग के अंतर्गत, जिसकी वार्षिक आय 1.8 लाख से कम हो गई। आर्थिक आधार पर निजी स्कूलों में भी एडमिशन देने के लिए आरक्षण उन्हें मिलेगा। किस स्कूलों? निजी स्कूलों में, जिसकी आय 1.8 लाख से कम होगी। ठीक दोस्तों, एक योजना चलाई जा रही है मरात उद्यमिता योजना हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक योजना चलाई जा रही है पंचामृत, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। किससे पूछ लिया जाए? उत्तर प्रदेश में जो योजना पंचामृत चलाई जा रही है किससे संबंध है? किसानों की आय दोगुनी करने से, क्योंकि इसमें गन्ना किसानों के जो लागत मूल्य है उसको कम करने के लिए काम किया जा रहा है। दलहन और तिलहन, कई फसलों पे जो भी लागत मूल्य है उसके कम होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कई कार्यक्रम पंचामृत के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत रोडवेज बसों में लेडीजों को 50% के छूट पे, जो 50% छूट दी जा रही है, उस योजना क्या कहते हैं? नारी को नमन योजना दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? ए ऑप्शन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में किसको, WHO के नए चीफ साइंटिस्ट, गलत दोस्तों लिखा है, साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सौम्या स्वामीनाथन को, डॉक्टर जेरेमी फरार को, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को, अलका मित्तल को। दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन को 2019 में नियुक्त किया गया। अब इन्हीं के स्थान पर डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया जा रहा है। किसके स्थान पर पूछ लिया जाए? सौम्या स्वामीनाथन को। इन्हें कब किया गया? 2019 में। अब किसको किया जा रहा है इनके स्थान पर? डॉक्टर जेरेमी फरार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से रिलेटेड है, इसलिए इनसे पूछ लिया जा सकता है कि किसके स्थान पर डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO का साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया जा रहा है। किसके स्थान पर? सौम्या स्वामीनाथन के। सी ऑप्शन दोस्तों दिया इसमें नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, CSIR की
पहली महिला हेड होंगी। किसकी? CSIR की पहली। अलका मित्तल भी दोस्तों, अलका मित्तल भी ONGC की पहली महिला CMD नियुक्त की गई। कौन सी? पहली, याद रखना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी भी CSIR की पहली महिला हेड हैं और अलका मित्तल भी ONGC की पहली महिला CMD हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? B आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सत्य कथन चयन कीजिए। ये ऑप्शन दोस्तों, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाया गया था। बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर बैंक नोट मुद्रित किए गए। सी ऑप्शन, दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ 12 दिसंबर से हुआ। डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म स्थापित हुआ। सबसे पहली बार ऐसे क्वेश्चन सबसे ध्यान से पढ़े जाते हैं दोस्तों। पहले देखा जाता है पूछा क्या गया, क्योंकि हम लोग यहीं गलती कर देते हैं। यहाँ सत्य असत्य बड़ा ध्यान से, क्योंकि इसी से हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया, समझ आया कि असत्य पूछा, पहला असत्य वही आंसर लगा, जबकि कौन सा असत्य नहीं है अगर कर दिया तो फिर, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ए ऑप्शन दिया गया, हाल ही में सिगरेट खरीदने प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए। गलत है दोस्तों, ये सिगरेट खरीदने प्रतिबंध न्यूजीलैंड सरकार ने लगाया है। किसने? न्यूजीलैंड के। बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर बैंक नोट मुद्रित किए। ये भी गलत है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री और कोषाध्यक्ष पहली बार $1 और $5 मूल्य के जो नोट हैं उन पे USA के वित्त मंत्री और कोषाध्यक्ष 2 लोगों के हस्ताक्षर सहित नोट मुद्रित किए गए हैं। याद रखना, उनके नाम जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना, $1 का मूल नोट और $5 मूल्य के नोट पर है। कैसे? अमेरिका के वित्त मंत्री और कोषाध्यक्ष। सी ऑप्शन, दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ 12 दिसंबर हो रहा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म स्थापित हुआ। गलत है दोस्तों, पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म केरल राज्य में हुआ। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में। इसलिए इसमें 4 पॉइंट क्लियर हो गए। इससे इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही, क्योंकि सत्य कथन का चयन करना था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे फैक्ट हम लाते रहेंगे हर वीडियो के लास्ट में, 6-7 फैक्ट, जिससे आपका लगातार रिवीजन होता रहे दोस्तों। हमारा या गुरुकुल परिवार का यही लक्ष्य है दोस्तों कि आपको पेपर के दौरान कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इसलिए इम्पोर्टेंट देखो, आगामी लक्ष्य हैं भारत के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। इसमें ये कन्फ्यूजन है क्योंकि जो WHO ने इसका लक्ष्य घोषित किया है, भारत सरकार ने किया है, दोनों में डिफरेंस है। भारत सरकार को देखते हैं, भारत सरकार ने 2023 वर्ष लक्ष्य घोषित किया है अपना। कब तक? 2023 तक भारत में पूरी तरह से काला बाजार को समाप्त कर दे। लेकिन WHO ने इसी को 2030 घोषित किया है। किसे? लगभग 7 वर्ष बाद। याद रखना, WHO पूछा जाए दोस्तों तो 2030 लगाएंगे, और भारत सरकार की जब बात की जाए दोस्तों 2023 करेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। तो दिल्ली मुंबई से लगभग बहुत दूरी कम हो जाएगी जब दिल्ली से मुंबई जाते हैं। इसलिए इसको एक्सप्रेसवे जो बन रहा है पूरा कब तक होगा? 2023 तक दोस्तों। कब तक? 2023 तक। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें लगभग 8-9 दिख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए एक भी नोट कर लेना, और जितनी बार आए उतनी बार नोट कर ले, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, फैक्ट भूल जाते हैं। तीसरा जो फैक्ट है दोस्तों, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताइए। अभी हाल में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया को एक ही ब्रांड के नीचे
उसकी क्रय विक्रय की अनुमति दी है, उस ब्रांड का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने अगर एक भी बार पढ़ा होगा उसे तो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा नाम है। ये भी 2023 तक दोस्तों लक्ष्य घोषित किया है भारत सरकार ने। कब तक? उर्वरक क्षेत्र में खुद का आत्मनिर्भर। अभी तक हम रूस से मंगाते हैं या कहीं से मंगाते हैं, ज़्यादातर रूस से उर्वरक क्षेत्र में हम लोग आयात निर्यात ज़्यादा करते हैं दोस्तों। ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण करने के लक्ष्य दोस्तों, ये भी 2023 निर्धारित किया गया है। 5वां ऑप्शन है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना दोस्तों, ये भी 2023 लास्ट तक पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सभी राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ना। 6वां ऑप्शन है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और डीजल को कम करना है। इसका लक्ष्य दोस्तों 2024 तक घोषित किया गया है कि 2024 तक हम इस लक्ष्य को कि कोई भी डीजल का उपयोग नहीं करें, पूरा सोलर प्रणाली से काम किया जाएगा, माने सौर ऊर्जा से। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जरूर आएगा। ये भी 2024 तक है कि हम जो भी सड़कों द्वारा दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, ज़्यादातर उसी से मृत्यु होती है, उससे 50% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति कब तक? ये भी 2024 तक दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि स्वच्छ जल के हर घर पहुंचाने के इसी क्रम में कितना इसमें लक्ष्य रखा गया कि आपके पास स्वच्छ जल है, कितने लीटर पहुंचाया जाएगा एक व्यक्ति के हिसाब से? आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आज तक के लिए सफ़र हमारा आपका शायद यहीं तक रहा। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन साथ। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आपके सामने, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कई भी वीडियो यूट्यूब पे कई लोग 1.5 घंटा 2 घंटा इसी मैटर के लेंगे, जितने मैटर हम 30 से 35 मिनट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए कहीं नहीं जाना। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचों के लिए ओम गुरुकुल चौराहे, ओम गुरुकुल एकेडमी पास ओम चौराहे पूछ लेना, वहीं के पास पे है ओम गुरुकुल एकेडमी। CGL मेंस के लिए नया बैच अभी हाल ही में प्रारंभ होने जा रहा है, आप आकर इंक्वायरी लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीके से, मतलब सिलेबस नया है आपकी बार, सबके लिए नया है, आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, इसलिए लग जाइए, पहली बार में ही सिलेक्शन लेना, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी खासी है दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं कल। धन्यवाद।